अब मेरा अगला टॉपिक है चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत के इतिहास में ना ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय है, खासकर उनके शासन चलाने के तरीके और कला के लिए। परीक्षाओं में भी इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि क्या खास बातें हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, चोल साम्राज्य का इतिहास काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। हम उनके दोबारा उभरने से लेकर उनके प्रमुख शासकों, खासकर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, उनकी अनोखी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और उनकी कला और संस्कृति पर खास ध्यान देंगे, जो हमें उपलब्ध जानकारी से मालूम चलता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके दोबारा उभरने से। विजयालय का नाम अक्सर आता है इस सिलसिले में। सही कहा। विजयालय, जो पहले पल्लवों के अधीन थे, उन्होंने ही 9वीं सदी के मध्य में चोल सत्ता की नींव रखी और तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। उनके बाद आदित्य प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह खत्म किया। लेकिन चोल साम्राज्य का असली सुनहरा दौर तो राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के समय आया। राजराज प्रथम? अच्छा। तंजौर का मशहूर बृहदेश्वर मंदिर तो उन्हीं की देन है ना? हाँ, वही। पर एक शासक के तौर पर उनका सबसे बड़ा कान क्या माना जाता है? मंदिर तो खैर बेमिसाल है ही, द्रविड़ वास्तुकला का शानदार नमूना। उन्हें शिवपाद शेखर भी कहा जाता था, क्योंकि वो शिव भक्त थे। लेकिन शासन के नजरिए से देखें तो उनका पहली बार पूरे साम्राज्य में भूमि का सर्वेक्षण करवाना, वो एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी कदम था। अच्छा, भूमि सर्वेक्षण? हाँ, इससे राजस्व व्यवस्था एकदम सटीक हो गई। उन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा जीता, बल्कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से और मालदीव तक अपना प्रभाव फैलाया। और फिर आए राजेंद्र प्रथम, जिन्हें गंगईकोंड चोल कहा जाता है। ये उपाधि तो बड़ी अनोखी लगती है, क्यों? हाँ, और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। राजेंद्र प्रथम तो अपने पिता से भी आगे बढ़े, पूरा श्रीलंका जीता उन्होंने, और फिर उत्तर भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान किया। बंगाल के पाल राजा महिपाल को हराया। इसी जीत के बाद उन्होंने गंगईकोंड चोल, यानी गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि ली। अच्छा। और गंगईकोंड चोलपुरम नाम से नई राजधानी और एक विशाल मंदिर भी बनवाया। वाह। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि बंगाल की खाड़ी मानो चोल झील बन गई थी। चोल झील, कमाल है। जी, उन्हें पंडित चोल भी कहते थे, शायद उनकी विद्वत्ता के कारण। ओके। कुलोत्तुंग प्रथम का भी जिक्र आता है, उन्होंने क्या खास किया? कुलोत्तुंग प्रथम के समय वेंगी का चालुक्य राज्य पूरी तरह चोल साम्राज्य में मिल गया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए कई तरह के टैक्स यानी कर हटा दिए थे। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्हें सुंग मतविर्त यानी करों को हटाने वाला भी कहा गया। उन्होंने चीन में एक बड़ा व्यापारिक दल भी भेजा था। चलिए, अब प्रशासन की बात करते हैं, खासकर उनकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की। इसकी बहुत चर्चा होती है, ये इतनी खास क्यों थी? ये चोल प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत थी, मतलब उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं। इसका ब्यौरा हमें उत्तर मैरूर जैसे अभिलेखों से मिलता है। गांवों में अपनी सभाएं होती थीं। अच्छा। और आम लोगों की सभा थी, और सभा या महासभा उन गांवों में होती थी जो ब्राह्मणों को दान दिए गए थे, जिन्हें अग्रहार कहते थे। ये सभाएं काफी हद तक स्वायत्त थीं, मतलब अपने फैसले खुद लेती थी। और इन सभाओं के सदस्य कैसे चुने जाते थे? कोई चुनाव होता था क्या? हाँ, एक तरह की लॉटरी प्रणाली थी, जिसे कुडुवोले प्रणाली कहते थे। कुडुवोले? जी। सदस्यों के नाम पर्चियों पर लिखकर डाले जाते थे और फिर चुने जाते थे। ये सदस्य अलग अलग समितियों यानी वारियम के लिए काम करते थे। जैसे बाग बगीचों की समिति, तालाबों की देखरेख की समिति वगैरह। कार्यकाल भी उनका देखो करीब 3 साल का होता था। और अगर कोई सदस्य भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का दोषी पाया जाता तो वो दोबारा नहीं चुना जा सकता था। अरे वाह। सोचिए, उस जमाने में ये कितना व्यवस्थित तरीका था, है ना? वाकई कमाल है, उस वक्त भी ऐसी व्यवस्था। अच्छा, और पूरे साम्राज्य का ढांचा कैसा था? प्रांत वगैरह? साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें मंडलम कहते थे। मंडलम? हाँ, मंडलम, फिर वलनाडु, नाडु जो आजकल के जिले जैसा समझ लीजिए, और फिर कुर्रम यानी गांव के समूह, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, कुर्रम। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में क्या खास बातें हैं? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो देखो खेती ही थी। जमीन का टैक्स, जो उपज का करीब 1/3 होता था, वो आय का मुख्य स्रोत था। लेकिन व्यापार, खासकर समुद्री व्यापार भी बहुत उन्नत था। समुद्री व्यापार भी? हाँ, मणिग्रामम
और वलंजियर जैसे बड़े व्यापारी संगठन थे जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक व्यापार करते थे। अच्छा। सामाजिक तौर पर देखें तो जाति व्यवस्था काफी कठोर थी। सती प्रथा और मंदिरों में देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियां भी मौजूद थीं और दास प्रथा का भी चलन था। और कला, बृहदेश्वर मंदिर का तुमने जिक्र किया, उसके अलावा? हाँ, चोल काल को द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। तंजौर का राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर और गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मूर्ति कला में खासकर कांसे की बनी नटराज की मूर्तियां वो तो दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, वो तो देखी है, अद्भुत होती हैं। जी, शिव के तांडव नृत्य का अद्भुत चित्रण करती हैं। साहित्य में भी कुछ खास हुआ इस दौरान? तमिल साहित्य का भी खूब विकास हुआ। कम्बन की तमिल रामायण इसी काल की देन है। ओके, कम्बन रामायण। हाँ, धर्म की बात करें तो शैव और वैष्णव मत लोकप्रिय थे। नयनार यानी शिव भक्त और आलवार यानी विष्णु भक्त संतों ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण में बहुत फैलाया। तो ये थी चोल साम्राज्य से जुड़ी कुछ खास बातें। उनकी शासन व्यवस्था, कला और समुद्री ताकत वाकई में गौर करने लायक हैं। उनकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था देखकर तो लगता है कि आज भी उससे कुछ सीखा जा सकता है। निश्चित रूप से एक सुसंगठित शासन, शक्तिशाली सेना और कला संस्कृति में उनका योगदान उन्हें दक्षिण भारत के इतिहास में एक बहुत ऊंचा स्थान दिलाता है। ठीक है, चलिए अब अगले विषय पर आते हैं, दिल्ली सल्तनत। खास तौर पे इसका जो शुरुआती दौर है, विदेशी आक्रमण हुए और फिर पहला राजवंश गुलाम वंश। हाँ, गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी तक। जी। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। और इसमें ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो बाहरी हमलों ने, आप कह सकती हैं, एक तरह से जमीन तैयार की और फिर कैसे ये गुलाम वंश, जिसके शासक शुरुआत में गुलाम थे, उन्होंने दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी। हाँ, तो हम इसमें मतलब मुख्य शासकों पर ध्यान देंगे, है ना, और उनकी नीतियाँ जिनसे सवाल बनते हैं अक्सर। जी बिल्कुल, उन्हीं पे फोकस रहेगा। तो शुरुआत करते हैं बाहरी हमलों से। पहले अरब आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम वाला। उसके काफी बाद फिर ये तुर्क हमले हुए, महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी के हमले तो थे, लेकिन सल्तनत की नींव के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहा वो था मोहम्मद गौरी का दूसरा तुर्क आक्रमण। अच्छा, गजनवी के बाद घोरी। हाँ, लगभग 1175 से 1206 ईस्वी के बीच। और यहाँ पर तराइन की लड़ाइयाँ, तरावड़ी की लड़ाइयाँ वो बहुत डिसाइसिव रही। हाँ, वो पृथ्वीराज चौहान वाली। पहली में तो गोरी हार गया था। सही कहा, 1191 में हारा, लेकिन 1192 में जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें जीत गया। और बस उसी जीत ने असल में यहाँ तुर्क शासन का रास्ता खोल दिया है। अच्छा। फिर गोरी ने अपने एक मतलब बहुत काबिल गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको यहाँ का सूबेदार या गवर्नर बना दिया। और गोरी की मौत के बाद यहीं से गुलाम वंश की कहानी शुरू होती है। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। बिल्कुल, पहला सुल्तान। उसे लाख बख्श भी कहते थे। हाँ, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, शायद बहुत दानी था। हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी दानशीलता के कारण ही उसने शासन लाहौर से शुरू किया था, दिल्ली से नहीं। नहीं, शुरुआत लाहौर से की, लेकिन दिल्ली में उसने वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा। और कुतुब मीनार, वो भी तो ऐबक ने ही शुरू करवाई थी ना। हाँ हाँ, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, उसकी नींव ऐबक ने ही रखी थी, पर बनवा नहीं पाया पूरा। उसकी मौत थोड़ी अजीब तरह से हुई। कैसे? वो चौगान खेल रहा था, आज के पोलो जैसा खेल, घोड़े से गिर गया और मौत हो गई। ओहो, तो फिर ऐबक के बाद सल्तनत को मजबूती किसने दी? मतलब असली संस्थापक किसे मानते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ऐबक संस्थापक था, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को कहा जाता है तो वो इल्तुतमिश था, 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश, उसने क्या खास किया? पहला बड़ा काम तो ये कि वो राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया, तो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली बनी इल्तुतमिश के टाइम में। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर उसने करेंसी में सुधार किया, स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये नाम बहुत पूछे जाते हैं। टंका और जीतल, ठीक है। और प्रशासन के लिए उसने इक्ता प्रणाली को ठीक से लागू किया, मतलब अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी, जिससे वो रेवेन्यू लेते थे और सेना भी रखते थे। अच्छा, ये इक्ता सिस्टम। और वो चालीसा या चहलगानी,
वो भी तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। हाँ बिल्कुल, तुर्कान चहलगानी या चालीसा, ये 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था। बहुत पावरफुल हो गया था ये ग्रुप। और कुतुब मीनार? वो ऐबक ने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। ओके, और इसके समय कोई बड़ी चुनौती, बाहरी हमला वगैरह? हाँ, बहुत बड़ी चुनौती थी। मंगोल हमलावर चंगेज खान का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी डिप्लोमेसी दिखाई। उसने चंगेज खान के दुश्मन को पनाह देने से मना कर दिया और दिल्ली को बचा लिया। वाह, काफी सूझबूझ वाला काम था ये तो। बिल्कुल, कूटनीतिक जीत थी उसकी। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान आई थी ना, 1236 से 1240, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अकेली मुस्लिम महिला शासक। ये तो बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। हाँ, बहुत ही असाधारण बात थी। रजिया काबिल थी, उसमें योग्यता थी। उसने पुरुषों की तरह ही शासन करने की कोशिश की, उनके जैसे कपड़े पहने, दरबार लगाया, लेकिन चली नहीं ज्यादा। नहीं, टिक नहीं पाई। वो जो तुर्क सरदार थे, खासकर वो चालीसा वाला ग्रुप, हाँ चालीसा, उनको एक औरत का हुक्म मानना पसंद नहीं आया। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थीं। तो बस विद्रोह हुआ और आखिर में हरियाणा में कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई। दुखद अंत। तो रजिया के बाद फिर मामला गड़बड़ा गया होगा? हाँ, काफी उथल पुथल रही। कुछ कमजोर शासक आए, फिर जाकर सत्ता संभाली गयासुद्दीन बलबन ने 1286 से 1286 तक। और मजे की बात ये कि बलबन खुद भी पहले चालीसा का मेंबर था। अच्छा, तो वो जानता था कि प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल, वो समझ गया था कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान की पावर और इज्जत को दोबारा स्थापित करना होगा। इसीलिए वो बहुत सख्त शासक बना। हाँ, सुना है उसकी नीतियां बहुत कठोर थी। क्या क्या किया उसने? सबसे पहला काम तो उसने वही किया, चालीसा की ताकत को ही खत्म कर दिया। जिसने उसे ऊपर पहुंचाया, उसी ग्रुप को तोड़ दिया। अरे हाँ, फिर दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया। ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठना, और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। सिजदा और पैबोस, ये नाम याद रखने वाले हैं। बिल्कुल, उसने खुद को जिले इलाही कहा, मतलब ईश्वर की परछाई, ये दिखाने के लिए कि सुल्तान का पद दैवीय है। अच्छा, डिवाइन राइट थ्योरी जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। और विरोधियों से निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, मतलब कोई रहम नहीं, सख्ती से कुचल देना। लॉ एवं रक्त नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। जी, और सेना को मजबूत करने के लिए एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें, गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। बिल्कुल। दिल्ली राजधानी बनी। बिल्कुल। मुद्रा व्यवस्था आई। बिल्कुल। एकता जैसी प्रशासनिक चीजें शुरू हुई। और एक सैन्य ढांचा भी खड़ा हुआ। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये 4 नाम और इनके काम परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी उपाधियां जैसे ऐबक की लाख बख्श, बलबन की जिल ए इलाही, इल्तुतमिश के सिक्के टंका और जीतल, प्रथाएं जैसे सिजदा पैबोज, निर्माण जैसे कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम, और प्रशासनिक चीजें जैसे एकता प्रणाली, चालीसा का बनना और फिर बलबन द्वारा तोड़ा जाना, दीवाने अर्ज, ये सब पॉइंट्स याद रखने लायक हैं। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर और गुलाम वंश पर एक संक्षिप्त चर्चा। उम्मीद है ये सुनने वालों की तैयारी में मददगार साबित होगी। जी, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि इन शुरुआती शासकों ने, मतलब गुलाम वंश ने, जो ये नींव रखी प्रशासनिक सैन्य, उसका असर बाद के सल्तनत काल जैसे खिलजी, तुगलक और यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य पर कितना और किस तरह पड़ा होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। अब मेरा अगला विषय है विजयनगर साम्राज्य। प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर एसएससी, यूपीएससी और राज्य पीसीएस के लिहाज से ये काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल, और विजयनगर जैसा नाम से ही जाहिर है, विजय का शहर। इसकी नींव 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने रखी थी। हाँ, हरिहर और बुक्का, ये संगम वंश के थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, संगम वंश के थे ये दोनों भाई। तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने शुरुआत की थी। अच्छा, तो इसमें सिर्फ संगम वंश ही नहीं था, मतलब और भी वंश आए होंगे? हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से हम 4 वंशों की बात करते हैं। पहला तो यही संगम वंश, जो करीब 1336 से 1485 तक चला। हरिहर और बुक्का वाला। जी,
और इन्हीं के समय में वो इटली के यात्री थे ना, निकोलो दे कॉन्टी, हाँ, वो आए थे। हाँ, सुना है, उनके वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अच्छा, संगम के बाद आया सालुव वंश। इनका समय थोड़ा कम रहा, करीब 1486 से 1505 ईस्वी तक। अच्छा, इसके संस्थापक थे सालुव नरसिंह। फिर आया तुलुव वंश, लगभग 1505 से 1570 तक। तुलुव वंश, और इसी में थे कृष्णदेव राय। एकदम सही। तुलुव वंश के संस्थापक तो वीर नरसिंह थे, पर सबसे प्रसिद्ध शासक, जैसा आपने कहा, कृष्णदेव राय ही हुए, 1509 से 1529 तक। इनका जिक्र तो बहुत आता है। क्या खास बातें थी इनके शासनकाल की? उपाधियां वगैरह भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, उन्हें कई उपाधियां मिली थीं, जैसे अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ये दिखाता है कि कला और साहित्य को कितना बढ़ावा दिया उन्होंने। मतलब सिर्फ शासक नहीं, विद्वान भी थे। जी हाँ, वो खुद बड़े विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद लिखा और संस्कृत में भी जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम जैसे ग्रंथ लिखे। कमाल है। और वो अष्टदिग्गज वाली बात? हाँ, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। तेलुगु के 8 महान कवि, जिसे एक ग्रुप था उनका, इनमें अल्लसानी पेद्दन सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अच्छा, और निर्माण कार्य, मंदिर वगैरह? हाँ, निर्माण भी खूब करवाए। हम्पी में जो हजारा राम मंदिर है और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये उन्हीं की देन है, बहुत भव्य है। इनके समय में विदेशी यात्री भी आए थे, शायद पुर्तगाली? जी बिल्कुल, द्वारते बारबोसा और डोमिंगो पेस, ये दोनों पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर आए थे। ठीक है, अब जरा प्रशासन की बात करें। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की व्यवस्था कैसी थी? कुछ खास नाम सुनने में आते हैं। हाँ, 2 व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है नायंकर प्रणाली। नायंकर प्रणाली ये क्या थी? इसमें ऐसा था कि जो नायक या सैन्य प्रमुख होते थे, उनको राजा कुछ खास इलाके दे देते थे। वो वहां का प्रशासन देखते थे, टैक्स वसूलते थे और सेना रखते थे। इन्हें अमर नायक भी कहते थे। अच्छा, मतलब मिलिट्री गवर्नेंस जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। ये व्यवस्था कंट्रोल रखने में मदद करती थी। और दूसरी थी अयंगार व्यवस्था। अयंगार व्यवस्था? जी, ये गांव के प्रशासन से जुड़ी थी। हर गांव में मतलब 12 अधिकारियों का एक समूह होता था, जो वंशानुगत होते थे। वही गांव का सारा कामकाज देखते थे। अच्छा, ये स्थानीय स्तर पर हो गया। हाँ बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और उस समय विजयनगर के सामने कौन सी बड़ी शक्ति थी उत्तर में? उनके समकालीन उत्तर में बहमनी सल्तनत थी। अक्सर इनसे संघर्ष भी चलता रहता था। और राजधानी तो हम्पी थी, है ना? आज भी उसके खंडर काफी मशहूर हैं। जी, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे। आज भी आप वहां जाएं तो कमल महल, महानवमी डिब्बा, हाथियों के अस्तबल, ये सब देखने लायक हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सही कहा। इतना सब कुछ था तो फिर इसका पतन कैसे हुआ? अंत कैसे हुआ इस साम्राज्य का? देखिए, पतन का एक बड़ा मोड़ आया 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा 1565, हाँ, ये बहुत निर्णायक माना जाता है। बिल्कुल। इसमें विजयनगर की सेना का सामना दक्कन की सल्तनतों की मिलीजुली सेना से हुआ। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन सब ने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। ओहो, तो इस हार के बाद साम्राज्य एकदम से खत्म हो गया? एकदम से नहीं, पर हाँ, बहुत कमजोर हो गया। इस हार ने असल में कमर तोड़ दी। इसके बाद आर्व्यूडू वंश आया, जिसके संस्थापक तिरुमल थे, लेकिन साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता गया। और अंतिम शासक? आर्व्यूडू वंश के श्रीरंग तृतीय को आखिरी शासक माना जाता है। उनके साथ ही इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो कुल मिलाकर विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास का एक वाकई गौरवशाली अध्याय था। कला, साहित्य, प्रशासन हर लिहाज से महत्वपूर्ण, और परीक्षाओं के लिए तो है ही। बिल्कुल। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, कृष्णदेव राय का योगदान और तालीकोटा का युद्ध, ये सब पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। उम्मीद है विजयनगर साम्राज्य पर यह चर्चा सबके रिवीजन में काम आएगी। अच्छा, अब मेरा अगला विषय है बहमनी साम्राज्य। मध्यकालीन भारत के इतिहास में, खासकर दक्कन वाले हिस्से में, ये अहम सल्तनत रही है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। और एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब परीक्षाओं के लिए तो मतलब ये टॉपिक जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि भाई ये सल्तनत बनी कैसे, कौन इसके खास शासक थे, क्या अहम घटनाएं हुई, और फिर आखिर में ये कैसे मतलब टूट गई। हाँ, तो शुरुआत से देखें। इसकी नींव रखी थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने।
उनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है ना? हाँ, हसन गंगू। साल था 1347 ईस्वी और पहली राजधानी इन्होंने गुलबर्गा को बनाया था। और हाँ, इन्होंने वारंगल के काकतियों को हराया भी था। सही। हसन गंगू ने एक तरह से मजबूत शुरुआत की। उनके बाद कई शासक आए, लेकिन कुछ खास लोगों की बात करें तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का नाम आता है। हाँ, फिरोज शाह 1397 से 1422 तक रहे वो। बिल्कुल। उन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया था, जो उस समय एक बड़ी बात थी। हालांकि बाद में एक लड़ाई में वो हारे भी। अच्छा। उनके बाद आए अहमद शाह वली 1422 से 1435। इनका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कौन सा? राजधानी बदलना। ओह। हाँ, ये तो बड़ा कदम था। गुलबर्गा से बीदर। क्यों? कोई खास वजह? देखिए, वजह तो कई हो सकती हैं। शायद बीदर ज्योग्राफिकली ज्यादा सेफ लगा हो, या फिर अहम उत्तर की तरफ साम्राज्य फैलाने की सोच हो। मतलब एक स्ट्रैटेजिक मूव था ये। समझ गए। ये राजधानी बदलना वाकई एक अहम मोड़ रहा होगा। पर जैसा होता है बड़े साम्राज्यों के साथ, बहमनी सल्तनत भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हाँ, अंदरूनी झगड़े, भारी हमले, ये सब तो था ही। और आखिर में हुआ ये कि ये 5 अलग अलग सल्तनतों में टूट गईं। और ये 5 सल्तनतें और उनके जो वंश थे वो परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। हाँ, ये लिस्ट तो याद रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले अलग हुआ बरार। साल था 1484 और वहाँ फतुल्ला इमाद शाह ने इमाद शाही वंश शुरू किया। सही। बरार के बाद 1489 में बीजापुर अलग हुआ। वहाँ यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की नींव रखी। बीजापुर, आदिल शाही। हाँ, और बीजापुर की बात हो तो इब्राहिम आदिल शाह का जिक्र जरूरी है। उनके टाइम में आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला का काफी विकास हुआ। अच्छा। जैसे बीजापुर का मशहूर गोल गुम्बज, वो अपनी साइज और वो जो अनोखी विस्परिंग गैलरी है ना। हाँ, फुसफुसाने वाली गैलरी, सुना है उसके बारे में? बिल्कुल वही। वो दुनिया भर में फेमस है। ये इसी आदिल शाही सल्तनत की देन है। कहते हैं एक कोने में धीरे से बोलो तो दूसरे कोने में साफ सुनाई देता है। कमाल की इंजीनियरिंग है सच में। अच्छा, तो तीसरा राज्य था अहमदनगर। ये 1490 में अलग हुआ मलिक अहमद के अंडर, निजाम शाही वंश। हाँ, अहमदनगर, निजाम शाही। फिर चौथा गोलकोंडा 1598 में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश शुरू किया। और गोलकोंडा के तो सबसे फेमस शासक शायद मोहम्मद कुली कुतुब शाह माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, काफी मशहूर हुए वो। उन्होंने ही तो हैदराबाद शहर बसाया और वो आइकॉनिक चार मीनार बनवाया, है ना? और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उन्होंने फारसी के साथ साथ दखनी जबान को भी दरबार में जगह दी। हाँ, एक अहम बात है लोकल भाषा को बढ़ावा देना। और आखिर में 5वां राज्य बना बीदर, करीब 1526-27 में अमीर अली बरीद के तहत बरीद शाही वंश। ओके, बीदर, बरीद शाही, तो ये हो गए 5। हाँ। तो संक्षेप में कहें तो हसन गंगू ने शुरू किया, राजधानी गुलबर्गा से बीदर गई अहमद शाह वली के टाइम, और फिर साम्राज्य 5 हिस्सों में बट गया। बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकोंडा कुतुब शाही और बीदर बरीद शाही। और इनमें से बीजापुर और गोलकोंडा अपनी शानदार इमारतों के लिए आज भी जाने जाते हैं, गोल गुम्बज और चार मीनार। बिल्कुल, यही मुख्य बातें हैं याद रखने वाली। सही कहा। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे एक बड़ी ताकत जब कमजोर होती है तो उसकी जगह कई नई छोटी ताकतें उभर आती हैं, और उन सब ने दक्कन में अपनी अपनी अलग पहचान बनाई, कला में, संस्कृति में, आर्किटेक्चर में। तो चलिए अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। ये एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण विषय है। कोशिश ये रहेगी कि इस कुछ हद तक जटिल विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए। मतलब मुख्य विचार, प्रमुख संत, उनके दर्शन, इन सब को समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं थी। ये मध्यकालीन भारत का एक बहुत बड़ा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसकी जो आत्मा थी वो थी ईश्वर के प्रति सीधा सच्चा प्रेम और समर्पण। और इसी भावना ने, आप देखिए, उस समय के जो जटिल कर्मकांड थे या समाज में गहरी बैठी जाति व्यवस्था थी, उस पर सीधे सवाल खड़े किए। हाँ, सही। तो हम इसके अलग अलग रूपों और दर्शनों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे आज। अच्छा, तो फिर कहाँ से शुरू करें? शायद भक्ति आंदोलन की जो सबसे मुख्य विशेषताएं थी उनसे। हाँ, वो ठीक रहेगा। स्रोत बताते हैं कि इसमें एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की उपासना पर बहुत जोर था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और कई संतों ने तो वो जो औपचारिक पूजा पाठ होते हैं ना, यज्ञ वगैरह, उनको बिल्कुल ही
मतलब खारिज कर दिया। सही कहा। उन्होंने कहा कि ये बाहरी चीजें हैं, असल चीज तो मन का जुड़ाव है ईश्वर से। और देखिए, भक्ति के दो मुख्य रास्ते उभर कर सामने आए। दो रास्ते कौन से? एक था सगुण। सगुण यानी गुण के साथ। इसमें ईश्वर को रूप और गुणों वाला माना गया, जैसे राम, कृष्ण, शिव, देवी, उनकी मूर्ति पूजा, लीलाओं का गायन, ये सब सगुण भक्ति में आता है। अच्छा। और दूसरा था निर्गुण, यानी बिना गुणों के। इसमें ईश्वर को निराकार, अरूप, अनाम माना गया। उसे किसी खास रूप या मूर्ति में नहीं बांधा गया। दक्षिण भारत के जो आलवार थे, जो विष्णु भक्त थे, और नयनार जो शिव भक्त थे, जिन्हें अक्सर भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाला माना जाता है, वो ज्यादातर सगुण धारा के ही शुरुआती उदाहरण हैं। ठीक है। और दर्शन के लेवल पर क्या क्या विचार थे? जैसे मैंने सुना है श्री शंकराचार्य का अद्वैतवाद, वो क्या था? हाँ, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैत यानी जो दो नहीं है। उनका कहना था कि परम सत्य केवल एक ही है, ब्रह्म। बाकी जो ये दुनिया, ये जीव हमें दिखते हैं, वो असल में भ्रम का ही एक अस्थायी रूप है, या कहें कि एक तरह का भ्रम है, माया। मतलब सब कुछ एक ही है, ब्रह्म ही सत्य है। हाँ, उनके अनुसार परम सत्य एक ही है, ब्रह्म। जीव और ब्रह्म में कोई मौलिक भेद नहीं है। लेकिन क्या ये सब यही मानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में दूसरे विचार भी आए, जैसे रामानुजाचार्य। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। विशिष्टाद्वैत, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है, पर विचार ये था कि जीव और जगत ये माया या भ्रम नहीं है, ये ब्रह्म से ही निकले हैं, उसी के अंश हैं और ब्रह्म पर निर्भर है। लेकिन उनकी अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान भी है, मतलब वो ब्रह्म में पूरी तरह विलीन नहीं हो जाते। अच्छा, तो मतलब जुड़ाव भी है और थोड़ी भिन्नता भी। बिल्कुल। इसी तरह और भी दर्शन आए, जैसे मध्वाचार्य का द्वैतवाद। द्वैत मतलब दो। उन्होंने कहा कि ईश्वर, ब्रह्म, जीव और जगत, ये तीनों हमेशा से अलग अलग और वास्तविक सत्ताएं हैं। ओके। फिर वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत आया, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत। मतलब कई अलग अलग नजरिए थे ये समझाने के कि ईश्वर, इंसान और ये दुनिया आपस में कैसे जुड़े हैं। समझ गया। ये तो दार्शनिक बातें हुई। अब जरा उन संतों की बात करते हैं जिन्होंने इन विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। रामानुज का जिक्र तो हुआ। उत्तर भारत में रामानंद का नाम बहुत आता है ना? हाँ, बिल्कुल। रामानुज के बाद रामानंद 14वीं-15वीं सदी ने भक्ति की धारा को उत्तर भारत में बहुत बल दिया। उन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा में उपदेश दिए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जाति पाति का बहुत विरोध किया। उनके शिष्यों में तो बड़े नाम हुए। हाँ, उनके शिष्यों में हर वर्ग के लोग थे, और सबसे प्रसिद्ध हुए कबीरदास। 1440-1518। कबीर तो मतलब एक क्रांतिकारी संत थे। हाँ, उनके दोहे तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में जो बाहरी आडंबर थे, जो पाखंड था, उस पे बिना डरे बहुत तीखी चोट की। उनकी जो बातें हैं वो बीजक नाम के ग्रंथ में मिलती हैं, सीधी सरल भाषा में गहरी बातें। और गुरु नानक देव जी? गुरु नानक देव 1469 से 1539, वो भी निर्गुण धारा के ही संत थे। उन्होंने एक ईश्वर की बात की, जिसे उन्होंने एक ओंकार कहा, और मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति भेद का खंडन किया। उन्हीं से सिख धर्म की शुरुआत हुई। और बंगाल की तरफ देखें तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534। उन्होंने बंगाल और उड़ीसा में कृष्ण भक्ति की एक भावनात्मक लहर चला दी। वो कीर्तन करते हुए, नाचते गाते ईश्वर प्रेम में डूब जाते थे। उनके संकीर्तन आंदोलन का बहुत गहरा असर हुआ। फिर मीराबाई का जिक्र आता है, सूरदास, तुलसीदास, इनका क्या योगदान रहा? मीराबाई 1498 से 1546, वो तो एक राजपूत राजकुमारी थीं, पर कृष्ण के प्रेम में उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया। उनके लिखे भजन, वो पीड़ा, वो समर्पण आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। हाँ, उनके भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। और सूरदास 1483 to 1563, उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का, उनकी लीलाओं का ऐसा सुंदर वर्णन किया है सूर सागर में कि वो आज भी अद्वितीय माना जाता है। और तुलसीदास 1532 to 1623 ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने राम की कथा को रामचरितमानस के रूप में अवधी भाषा में लिखा, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। इससे राम भक्ति उत्तर भारत के हर घर तक पहुंच गई। सही बात है।
रामचरितमानस तो लगभग हर घर में मिलती है। हाँ, तो इन सब ने भक्ति को साहित्य, संगीत और आम बोलचाल की भाषा के जरिए लोगों से जोड़ा। ये तो उत्तर भारत और बंगाल की बात हुई। क्या पश्चिम और पूर्व में भी इसका प्रभाव था, जैसे असम या महाराष्ट्र? बिल्कुल था। असम में शंकरदेव 1449 to 1568 ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने मठों की स्थापना की, जिन्हें सत्र कहते हैं, और एक नृत्य शैली भी शुरू की, सत्रिया नृत्य, जो आज क्लासिकल डांस फॉर्म है। अच्छा, सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकरदेव ने की थी, ये तो नई जानकारी है। हाँ, और महाराष्ट्र में तो भक्ति आंदोलन की बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। ज्ञानेश्वर 1271-1296, जिन्होंने बहुत कम उम्र में मराठी में भगवद गीता पर टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी, हाँ सुना है। फिर नामदेव 1270-1350, जो दर्जी थे पर बड़े संत हुए। एकनाथ 1533-1599, तुकाराम 1598-1650, जिनके अभंग यानी भक्ति पद आज भी महाराष्ट्र में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और समर्थ रामदास 1608-1681, जो शिवाजी के गुरु भी माने जाते हैं। उन्होंने दासबोध लिखा। मतलब पूरे भारत में ये लहर फैली हुई थी। हाँ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। इसने क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत बढ़ावा दिया, साहित्य रचा गया, संगीत की नई धाराएं निकली। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। और आखिर में सिख गुरुओं की परंपरा कैसे आगे बढ़ी गुरु नानक देव जी के बाद? कलनकिया। और इसकी खास बात ये है कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, बल्कि कबीर, नामदेव, रविदास, बाबा फरीद जैसे दूसरे हिंदू और मुस्लिम भक्त संतों की रचनाएं भी शामिल हैं। अच्छा, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। तो ये पूरी परंपरा दिखाती है कि कैसे एक भक्ति विचार एक संगठित धर्म के रूप में भी विकसित हुआ। बिल्कुल। तो ये थी भक्ति आंदोलन पर हमारी एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त लेकिन काफी अहम चर्चा। स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो दिलचस्प पन्ना खोल रहे हैं। यह है सूफी आंदोलन। हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर था जब भक्ति और आध्यात्मिकता की, आप कह सकती हैं, नई लहरें उठ रही थीं, और सूफीवाद इसमें एक बहुत खास जगह रखता है। परीक्षाओं के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ नाम रटना नहीं है, बल्कि सूफीवाद के पीछे की जो सोच है, उनके कुछ खास शब्द हैं, है ना, और जो प्रमुख संत हुए, उनके सिलसिले, मतलब ऑर्डर्स, उनको थोड़ा गहराई से समझना है। बिल्कुल, ताकि एक पूरी एक साफ तस्वीर बन सके दिमाग में। तो चलें फिर शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। अच्छा, सबसे पहले कुछ बुनियादी शब्द ले लेते हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं, जैसे ये तसव्वुफ। इसका क्या मतलब है? देखिए, तसव्वुफ का सीधा सा मतलब है सूफीवाद, मतलब इस्लाम के अंदर का वो आध्यात्मिक रास्ता जो ईश्वर से सीधे प्रेम, सीधे अनुभव पर ज्यादा जोर देता है। ओके। और इस रास्ते पर जो गाइड करते थे, जो गुरु होते थे, उन्हें कहते थे शेख या पीर। शेख या पीर, ठीक है। और उनके जो शिष्य होते थे, अनुयायी। हाँ, अनुयायी या शिष्य को मुरीद कहा जाता था। मुरीद जी। और जब गुरु अपना कोई सबसे काबिल मुरीद चुनते थे, जो उनके बाद उनके काम को, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाए, तो उसे खलीफा कहते थे, मतलब उत्तराधिकारी। खलीफा, उत्तराधिकारी, समझ गया। अच्छा, ये संत, ये पीर, ये मुरीद, ये लोग रहते कहाँ थे? एक शब्द मैंने सुना है, खानकाह। हाँ, खानकाह। ये सूफी संतों का निवास स्थान होता था, पर ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। अच्छा जी, ये एक तरह का आध्यात्मिक सेंटर था। समझ लीजिए एक आश्रम या धर्मशाला जैसा, जहाँ लंगर भी चलता था, जरूरतमंदों को खाना मिलता था, लोग सलाह मशवरे के लिए आते थे, इल्म मतलब ज्ञान बांटा जाता था, और हाँ, यहीं पर अक्सर समा की महफिलें होती थी। समा मतलब संगीत। बिल्कुल, ईश्वर की याद में, उसकी भक्ति में संगीत सुनना, कव्वाली गाना, ये सब। और कभी कभी इसी गहरे एहसास में, इसी भक्ति भाव में रक्स भी शामिल हो जाता था। रक्स यानी नाचना। हाँ, एक तरह का आध्यात्मिक नृत्य कह सकते हैं आप, जो मस्ती में, ईश्वर के प्रेम में किया जाता था। इन सब का मकसद रूहानी तरक्की था, जिसका एक चरम बिंदु था फना। फना, ये शब्द सुनने में ही काफी गहरा लग रहा है। क्या है ये फना?
फना का मतलब है अपनी मैं को, अपनी ईगो को, अहंकार को ईश्वर की मर्जी में पूरी तरह मिटा देना, उसमें विलीन हो जाना, एक तरह से आत्मविलोपन। आत्मविलोपन, जी, ये सूफी साधना का एक बहुत अहम मकसद माना जाता था। और हाँ, एक और चीज बताइए। जब ये संत दुनिया से चले जाते थे तो लोग उनकी कब्रों पर दुआ मांगने, मन्नत मांगने जाते हैं। आज भी जाते हैं। इसे जियारत कहते हैं। जियारत, हाँ, ये तो सुना है, अजमेर शरीफ की जियारत जैसे। बिल्कुल वही। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ आध्यात्मिक बातें, उनके शब्द। लेकिन उस दौर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी किताबों में मिलते हैं, जैसे दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। हाँ, देखिए, उस समय के कुछ विचारों में, कुछ स्रोतों में ये वर्गीकरण मिलता है। दारुल हर्ब मतलब वो जमीन जहाँ इस्लामी शासन या कानून नहीं है, और दारुल इस्लाम वो जहाँ इस्लामी कानून लागू है। ओके। इसी तरह से जिहाद और मुजाहिद जैसे शब्द भी उस दौर के संदर्भ में आते हैं। ये उस समय के विचार थे जिनका जिक्र हमें मिलता है, हमें बस उन्हें उसी संदर्भ में समझना चाहिए। सही है। अच्छा, अब आते हैं उन खास सूफी संतों और सिलसिलों पर जिन्होंने भारत पर वाकई गहरा असर डाला। यहाँ से बात मुझे लगता है और भी रोचक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 11वीं सदी में, तो लाहौर में ख्वाजा अली हुजवेरी एक बहुत बड़ा नाम है। लोग आज भी उन्हें दाता गंज बख्श के नाम से जानते हैं और उनकी दरगाह पर जाते हैं। दाता गंज बख्श, लाहौर, ठीक है। फिर भारत में एक और अहम सिलसिला था, सुहरावर्दी सिलसिला। इसकी नींव रखी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने, और इनका मुख्य केंद्र मुल्तान में था। मुल्तान, हाँ। और माना जाता है कि ये सिलसिला थोड़ा शासक वर्ग के, मतलब सुल्तानों के करीब रहा। अच्छा, लेकिन वो कौन सा सिलसिला था जो भारत में सबसे ज्यादा फैला, आम लोगों तक पहुंचा? शायद चिश्ती सिलसिला? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चिश्ती सिलसिला भारत के जनमानस में सचमुच रच बस गया, और भारत में इसकी शुरुआत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अजमेर वाले? जी, वही अजमेर शरीफ वाले बाबा। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया, जो आज भी एक बहुत बड़ा जियारत का मुकाम है। और चिश्तियों की खासियत ये थी कि वो आम लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे। संगीत यानी समा को उन्होंने बहुत अहमियत दी, और आमतौर पर बादशाह और अमीरों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी। ये दिलचस्प है, शासकों से दूरी। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद भी तो कई बड़े नाम हुए ना इस सिलसिले में। हाँ हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में उनके शागिर्द हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो बहुत मशहूर हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जी। और एक मजेदार बात यह है कि दिल्ली के सुल्तान थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, गुलाम वंश वाले, वही, वो काकी साहब के इतने बड़े मुरीद थे, इतने प्रभावित थे उनसे, कि उन्होंने उन्हीं के नाम पर दिल्ली में वो मीनार बनवानी शुरू की जिसे आज हम कुतुब मीनार कहते हैं। अरे वाह, कुतुब मीनार का नाम इनके नाम पर है। ये तो कमाल की जानकारी है, मुझे नहीं पता था ये। जी हाँ। फिर आगे चलकर पंजाब में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हुए। लोग उन्हें प्यार से बाबा फरीद कहते हैं। बाबा फरीद, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। उनकी बातें बहुत सरल, सीधी और दिल को छूने वाली थीं। पंजाबी साहित्य में भी उनका बड़ा योगदान है। आम लोगों में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। और दिल्ली में बाबा फरीद के बाद? दिल्ली में फिर बाबा फरीद के शागिर्द हुए शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या शख्सियत थे निजामुद्दीन औलिया। हाँ, दिल्ली में दरगाह है इनकी। जी, वो इतने उदार थे, इतने सबसे प्रेम करने वाले थे कि लोग उन्हें महबूबे इलाही कहने लगे। महबूबे इलाही यानी ईश्वर का प्रिय? बिल्कुल, ईश्वर का प्यारा। और उनके बाद उनके सबसे काबिल शागिर्द हुए शेख नासिरुद्दीन महमूद। अच्छा। निजामुद्दीन औलिया के बाद चिश्ती सिलसिले को दिल्ली में उन्होंने ही संभाला, उसकी रोशनी को जलाए रखा। इसीलिए उन्हें लक़ब मिला चिरागे दिल्ली। चिरागे दिल्ली, दिल्ली का चिराग। वाह, क्या नाम है, महबूबे इलाही, चिरागे दिल्ली। जी, ये उनके काम और उनकी शख्सियत को दर्शाते हैं। अच्छा, तो चिश्ती और सूरलदी ये दो तो प्रमुख हो गए। इनके अलावा भी कोई और अहम सिलसिला था भारत में? हाँ, एक और सिलसिला है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो है फिरदौसी सिलसिला। इसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ये बिहार वगैरह में काफी सक्रिय रहा। फिरदौसी सिलसिला? जी। और इसी सिलसिले में आगे चलकर एक बहुत मशहूर संत हुए, खासकर दक्षिण भारत में, सैयद मोहम्मद गेसू दराज। गेसू दराज? हाँ, गुलबर्गा में इनकी बहुत बड़ी दरगाह है। ये इतने मेहरबान और लोगों पर कृपा करने वाले माने जाते थे कि इन्हें बंदनवास कहा जाने लगा।
बंद नवाज जी, यानी बंदों पर, लोगों पर नवाजिश करने वाला, कृपा करने वाला। बिल्कुल। तो ये जो इतने सारे नाम हैं, इतने सिलसिले हैं, इन सब का मतलब क्या निकाले हम? मतलब इनका महत्व क्या था उस दौर में? देखिए, मतलब ये है कि ये सूफी संत सिर्फ इबादत करने वाले या धार्मिक गुरु ही नहीं थे। ये उस वक्त के समाज का, मध्यकालीन भारत की संस्कृति का एक बहुत अहम, एक इंटीग्रल हिस्सा थे। उन्होंने ईश्वर से प्रेम का, इंसानियत का और सबसे बड़ी बात आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उनकी जो खानकाहें थीं, वो सिर्फ धार्मिक जगह नहीं थी, वो सामाजिक समरसता का, मेल मिलाप का केंद्र भी थी। ये बहुत जरूरी बात है जी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने सूफीवाद के कुछ मूल विचारों को समझा, उनके खास शब्दों को जाना और भारत में जो उनके प्रमुख संत हुए, उनके सिलसिले हुए, उनकी एक झलक देखी। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे आज के नजरिए से, आज के संदर्भ में देखें तो इन सूफी आंदोलनों ने न सिर्फ भारत में आध्यात्मिकता को एक नया रंग दिया, बल्कि यहाँ की जो मिली जुली संस्कृति है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसको बनाने में, उसको सींचने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यहाँ की स्थानीय भाषाओं को अपनाया, यहाँ के रीति रिवाजों के साथ संवाद किया, एक पुल बनाया। सही कहा, एक पुल बनाया। और इस चर्चा को खत्म करते हुए शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि इन सूफी संतों ने जो प्रेम, सहनशीलता, टॉलरेंस और इंसानियत का पैगाम दिया था सदियों पहले, वो आज की हमारी इस दुनिया में, आज के समय में कितना मायने रखता है, कितना प्रासंगिक है? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे वाकई गौर करना चाहिए। खैर, नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य के उस दौर की थोड़ी गहराई में उतरेंगे जो अकबर के बाद आता है। मतलब हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों पर ध्यान देंगे। उनकी नीतियां, उनके सामने जो चुनौतियां थीं और उनकी विरासत, ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो फैसले थे, उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को कैसे बदला। बिल्कुल, ये वो समय था जब साम्राज्य, कह सकते हैं, अपनी बुलंदी पर भी पहुंचा और अंदरूनी दरारें भी दिखने लगी थी। कला संस्कृति से लेकर राजनीति और धर्म तक सब में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। और हाँ, इन शासकों को समझना भारत के इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से भी। तो शुरुआत जहांगीर से करते हैं। उनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। उनकी एक काफी मशहूर पहल थी जंजीरे अदल, आगरा किले में लगी न्याय की जंजीर। कहते हैं कि कोई भी आम नागरिक उसे बजाकर सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। ये एक दिलचस्प विचार है, सीधा संवाद स्थापित करने का। हाँ, और इसी दौर में आप देखें तो यूरोपीय ताकतों की दस्तक भी तेज हुई। पहले कैप्टन हॉकिंस आए, फिर सर थॉमस रो, इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर। और जहांगीर ने ही अंग्रेजों को सूरत में अपनी फैक्ट्री, मतलब व्यापारिक कोठी लगाने की इजाजत दी, जिसके परिणाम हम सब जानते हैं कितने दूरगामी हुए। हाँ, वो तो है। जहांगीर के समय में नूरजहां का प्रभाव भी काफी बढ़ा। मेहरुन्निसा उनका असली नाम था। वो अकेली मुगल महारानी थीं जिनके नाम के सिक्के भी चले। ये उनकी राजनीतिक पकड़ को दिखाता है ना? बिल्कुल। लेकिन जहांगीर के दौर में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। जैसे सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की हत्या, ये एक दुखद घटना थी। और तो और खुद उनके बेटे खुर्रम, यानी जो बाद में शाहजहां बने, उन्होंने विद्रोह किया। महावत खान का विद्रोह भी हुआ। हाँ, ये अंदरूनी मुश्किलें थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी में लिखी थी, जिससे उनके व्यक्तित्व और शासन की काफी सीधी जानकारी मिलती है। उनका मकबरा लाहौर में है। अच्छा, अब जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, 1628 से 1658। इनका दौर तो मुगल वास्तुकला के सुनहरे युग के तौर पर जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ताजमहल, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां की ही देन है। दीवाने आम, दीवाने खास, मयूर सिंहासन, ये सब उसी दौर की शान और शौकत दिखाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये शाही ताकत और वैभव का प्रतीक भी थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शान और शौकत का खजाने पर भारी बोझ भी पड़ा था। ये बात भी सही है। निर्माण कार्य में खर्च तो बहुत हुआ। शाहजहां ने दक्षिण में मुगल प्रभाव बढ़ाया, अहमदनगर का विलय किया, बीजापुर और गोलकुंडा ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उनके समय में कई यूरोपीय यात्री भी आए, जैसे फ्रांस के बर्नियर और टैवर्नियर, इटली के निकोली मनुची। इनके लेखों से उस जमाने की काफी दिलचस्प जानकारी मिलती है। एक यात्री थे पीटर मुंडी। उन्होंने तो शाहजहां के शासनकाल में पड़े एक भयानक अकाल का भी जिक्र किया है।
हाँ, ये यात्रियों के विवरण बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन शाहजहां के आखिरी दिन काफी दुखद रहे। उनके बीमार पड़ते ही 1657 में उनके बेटों में उत्तराधिकार की भयानक जंग छिड़ गई। धर्मत, सामूगढ़, देवराई जैसी बड़ी लड़ाइयां हुई और इसमें औरंगजेब विजयी रहे, है ना? उन्होंने अपने भाइयों, खासकर दारा शिकोह को हराकर सत्ता हासिल की और शाहजहां को उन्हें कैद कर लिया गया था। जी हाँ, आगरा के किले में उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1666 में हुई। उन्हें ताजमहल में ही दफनाया गया। अब आते हैं औरंगजेब पर। 1658 से 1707 तक काफी लंबा शासनकाल रहा। उन्होंने आलमगीर यानी दुनिया जीतने वाले की उपाधि ली थी। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का शायद सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, खासकर दक्षिण में। बिल्कुल, साम्राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन उनकी नीतियां काफी विवादास्पद भी रहीं। जैसे उन्होंने मोहतसिब नियुक्त किए। ये वो अधिकारी थे जिनका काम लोगों के नैतिक आचरण पर, मतलब शरीयत के हिसाब से, नजर रखना था। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। हाँ, जजिया का दोबारा लगना एक बड़ा कदम माना जाता है। ये एक तरह का धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों को देना होता था। जी, अपनी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले में। इस कदम से काफी असंतोष भी फैला। फिर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या भी 1675 में औरंगजेब के आदेश पर हुई, जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इन कदमों से निश्चित रूप से साम्राज्य के भीतर तनाव बढ़ा होगा। हालांकि उनकी निजी सादगी और धार्मिक कट्टरता की वजह से कुछ लोग उन्हें जिंदा पीर यानी जीवित संत भी कहते थे। उन्होंने मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह फतवा ए आलमगीरी भी तैयार करवाया। वो व्यक्तिगत जीवन में काफी सादे थे, लेकिन उनका लंबा शासन, खासकर दक्षिण भारत में मराठों और अन्य शक्तियों के साथ चले लंबे और खर्चीले युद्धों ने शाही खजाने को बहुत कमजोर कर दिया और साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर भी भारी दबाव डाला। उनकी मृत्यु 1707 में हुई और उन्हें खुल्दाबाद यानी दौलताबाद में दफनाया गया। और औरंगजेब के बाद, उसके बाद तो मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ, जिसे हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहादुर शाह प्रथम, जिनका असली नाम शाह आलम प्रथम था, फिर जहांदार शाह, फरूख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये कुछ नाम हैं। इनके समय में केंद्रीय सत्ता लगातार कमजोर होती गई। सूबेदार ताकतवर हो गए, स्वतंत्र राज्यों की तरह व्यवहार करने लगे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय तो नादिर शाह का भयानक आक्रमण हुआ था दिल्ली पर 1739 में। नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी वो यहीं से ले गया। ये मुगल सत्ता के ताबूत में एक बड़ी कील जैसा साबित हुआ। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, ये सब नाम मात्र के शासक रह गए थे। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का कोई प्रशासनिक ढांचा तो रहा होगा, वो कैसे काम करता था? देखिए, ढांचा तो था। साम्राज्य सूबों यानी प्रांतों में बटा था। सूबे का प्रमुख सूबेदार या निजाम कहलाता था। सूबे आगे सरकार यानी जिलों में बटे थे। वहां फौजदार, कानून व्यवस्था और अमल गुजार, राजस्व जैसे अधिकारी होते थे। सरकारें फिर परगना या तालुका में विभाजित थीं, जहां शिकदार और कानूनगो, राजस्व रिकॉर्ड रखने वाला मुख्य अधिकारी थे। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया, मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। लेकिन ये ढांचा फिर कमजोर पड़ गया होगा। हाँ, जैसे जैसे केंद्र यानी बादशाह कमजोर हुआ, सूबेदार और स्थानीय अधिकारी मनमानी करने लगे। राजस्व केंद्र तक पहुंचना कम हो गया और पूरा ढांचा चरमराने लगा। विस्तार भी देखा, शानो शौकत और कला का विकास भी, लेकिन साथ ही अंदरूनी झगड़े, विवादास्पद नीतियां और आखिर में पतन की शुरुआत। ये सोचने वाली बात है कि कैसे अलग अलग शासकों के व्यक्तिगत फैसले, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी धार्मिक और राजनीतिक नीतियां, कैसे वो इतने बड़े साम्राज्य की किस्मत को बदल सकती हैं। बिल्कुल, हर दौर की अपनी जटिलताएं थीं, अपने सबक थे। आज की इस चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। सुनते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो SCC गुरु टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।